Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के पहले चैप्टर पे बात कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने इससे पहले जो भी चीज अध्ययन किया उसके बाद लास्ट हम लोग का टॉपिक था लीथल जीन इन स्नैपड्रैगन। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे प्लियोट्रॉपी। ध्यान से देखेंगे जरा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो लगातार क्वेश्चंस एराइज होते रहे हैं। सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे कि प्लियोट्रॉपी है क्या। प्लियोट्रॉपी ध्यान देंगे जरा। अगर हम लोग प्लियोट्रॉपी का बात करें तो ये ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई भी एक सिंगल जीन क्या करेगा कि एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। प्लियोट्रॉपी ऐसा प्रोसेस, अगर क्या होगा कि कोई एक जीन अगर एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगे तो इस कंडीशन को हम लोग नाम दे देते हैं प्लियोट्रॉपी। और देखिए जरा दूसरा कंडीशन कि जिस जीन के द्वारा इस तरह का काम होगा, यानी कि एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने का जो काम करेगा उसको हम लोग, उस जीन को हम लोग नाम देंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिक जीन जो है ये क्लियर होना चाहिए आपका। ऐसा कंडीशन जब किसी एक ही जीन के द्वारा क्या होता है, एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है तो ये कंडीशन कहलाता है प्लियोट्रॉपी। और जो भी जीन प्लियोट्रॉपी का काम कर रहा है उस जीन को हम लोग नाम देते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। ध्यान देंगे जरा, एग्जाम्पल देखेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन का कि क्या सब ऐसा है कि किस सब तरह से प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल हो सकता है। उससे पहले आप प्लियोट्रॉपिक के बारे में थोड़ा सा और चीज जानिए। इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन 2 or more इंटर-रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे दैट कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो भी जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उस कंट्रोल में क्या होगा कि वो फिनोटाइपिक यानी कि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसका, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का जो जीन होगा उसके फिनोटाइप को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब दूसरा बात इसमें यह समझिए कि ये जो हमारा प्लियोट्रॉपिक जीन है, जब ये एक समय में एक से अधिक मोर देन वन कैरेक्टर को कैरेक्टर को अगर ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बराबर हिस्सा में उसको कंट्रोल करेगा। ऐसे बात समझिए, अगर मान लेते हैं कि एक जीन है एक्स और ये एक्स क्या कर रहा है कि 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वाई और जेड को। तो ये जरूरी नहीं है कि x जो होगा ये y और z को बराबर मात्रा में क्या करे, कंट्रोल करे। हो सकता है कि y पर इसका कंट्रोल अधिक हो और z पर इसका कंट्रोल कम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि z पर इसका कंट्रोल अधिक हो और y पर इसका कंट्रोल कम हो। तो इस तरह से इसलिए ये कहा गया है कि हमेशा ये क्या करेगा कि इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द ट्रेट्स आर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड। ये कम ज्यादा हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए। समटाइम्स द इफेक्ट ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन इज मोर एविडेंट इन केस ऑफ ट्रेट। यहां जैसे देखे कि अगर ये जो एक्स है जीन, ये वाई कैरेक्टर को अगर अधिक कंट्रोल कर रहा है तो इसको हम लोग नाम देंगे मेजर इफेक्ट। क्या नाम देते हैं, मेजर इफेक्ट। और जब ये जेड को कम कंट्रोल कर रहा है, इसके ऊपर कम इफेक्ट है इसका, तो इसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी इफेक्ट या माइनर इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट या माइनर इफेक्ट इसका नाम दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बारी बारी से प्लियोट्रॉपी का कि किस तरह से प्लियोट्रॉपिक कंट्रोल कर रहा है। एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, इसको जरा देखते हैं।
एग्जाम्पल में अगर बात करें तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा पी प्लांट, नंबर 1 में मिलता है पी प्लांट। इसके बाद दूसरे नंबर में पी प्लांट के बाद मिलता है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। तीसरा नंबर में, नंबर 3 में है कॉटन और नंबर 4 में है ह्यूमन। बारी बारी से सबको देखते हैं कि पी प्लांट, इसके बाद फिर ड्रोसोफिला, फिर कॉटन प्लांट और फिर ह्यूमन, किस तरह से ये काम हो रहा है प्लियोट्रॉपी का। तो सबसे पहले अगर हम लोग गार्डन पी का यानी कि पी प्लांट का बात करें, क्योंकि मेंडल के अनुसार जो है मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल था वो गार्डन पी ही था, इसलिए हम लोग जब भी जेनेटिक्स के लेक्चर में जब भी बात किया जाएगा पी प्लांट का तो ऑटोमेटिक आपको समझ जाना है कि गार्डन पी पर बात किया जा रहा है, ना कि वाइल्ड पी पे। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं पी प्लांट में किस तरह से प्लियोट्रॉपी को शो करता है। अगर हम लोग पी प्लांट का बात करें तो क्या होगा कि ये जो पी प्लांट में, गार्डन पी में जो जीन फ्लावर कलर को कंट्रोल करता है, फ्लावर कलर को जो जीन कंट्रोल कर रहा है, वही जीन सीड कोट और रेड स्पॉट्स इन द लीफ एक्सिस पर जो रेड स्पॉट होगा उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। ध्यान देंगे जरा, क्या कहा गया, पी प्लांट में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि जीन which control the flower color that also control the seed coat color and red spot on लीफ एक्सिस। ध्यान देंगे क्या कहा गया कि जो यहां पर जीन जो क्या कर रहा है कि पी प्लांट में फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहा है, वही जीन क्या करेगा कि सीड कोट का जो कलर है, वही जीन क्या कर रहा है कि जो सीड कोट का कलर है और जो रेड स्पॉट है लीफ एक्सिस पर, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि एक ही जीन 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। क्या सब? तो नंबर 1 फ्लावर कलर, नंबर 2 सीड कोट कलर और नंबर 3 रेड स्पॉट ऑफ लीफ एक्सिस। बस यही जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम लोग प्लियोट्रॉपी नाम देते हैं और ये जीन जो इस काम को कर रहा है उसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग कहां, ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला नंबर 2 में आपका जो है यह है ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला का अगर बात करें, इन ड्रोसोफिला व्हाइट आई म्यूटेशन काउज डीपिगमेंटेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ड्रोसोफिला का जो व्हाइट आई म्यूटेशन है उसके कारण क्या होगा कि पूरे बॉडी के बहुत सारे हिस्से में डीपिगमेंटेशन हो जाएगा, यानी कि जो पिगमेंट उसके बॉडी में प्रेजेंट था वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। द रिसेसिव जीन ऑफ वेस्टिजियल विंग्स काउज वेस्टिजियल विंग्स इन होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव जीन फॉर वेस्टिजियल विंग्स आल्सो इफेक्टेड, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो जीन वेस्टिजियल विंग्स को कंट्रोल कर रहा है, कहां? तो ड्रोसोफिला में डिपिगमेंटेशन हुआ, वेस्टिजियल हो गया, अब उसको जो जीन कंट्रोल कर रहा है वही सारा जीन क्या करेगा कि टीनी विंग्स को, सर्टेन ब्रिस्टल्स को, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, एग प्रोडक्शन को
जो है या इसके अलावा लॉन्गिटिविटी ऑफ इज रिड्यूस्ड, लॉन्गिविटी ऑफ रिड्यूस्ड, इस सब को कंट्रोल करने का काम करता है। ध्यान से देखेंगे जरा क्या लिखा जा रहा है, एग्जाम्पल इसका ड्रोसोफिला में ये किस तरह से काम कर रहा है। Recessive gene of vestigial wings cause vestigial wings in homozygous condition. Recessive gene of vestigial wings. Recessive, इसको मिटाना ही पड़ेगा। क्या सब दिया है बोलो तो जरा। रिसेसिव जीन्स ऑफ वेस्टिजियल विंग्स कंट्रोल विंग्स अल्सो अफेक्ट मिला रे, बोलो तो क्या सब है। टीनी विंग लाइक बैलेंसर बिहाइंड द विंग, टीनी विंग लाइक बैलेंसर बिहाइंड। दूसरा क्या है, सर्टन ब्रिस्टल्स, तीसरा नंबर में स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नंबर 4 में एग प्रोडक्शन इज लोअर्ड, देखो वहां जो है ना एक प्रोडक्शन इज लोअर्ड और उसके बाद दिया है लॉन्गिविटी इज रिड्यूस्ड, है ना, तो वो एक साथ नहीं है, वो अगला पॉइंट है लॉन्गिविटी इज रिड्यूस्ड। बात समझे, उसको एरो लगा दो, अलग कर दो। चलिए अब देखिए जरा यहां पर ड्रोसोफिला में अगर हम लोग बात करें क्या होगा, ड्रोसोफिला का जो रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन ऑफ वेस्टिजियल विंग्स अल्सो इफेक्ट 4 तरह के चीजों को कर रहा है। क्या सब, टीनी विंग्स लाइक बैलेंसर, टीनी विंग्स लाइक बैलेंसर यानी कि बैलेंसर का जो काम कर रहा है, टीनी विंग्स छोटा सा विंग्स उसको भी कंट्रोल कर रहा है। सर्टेन ब्रिस्टल्स को भी कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जो ड्रोसोफिला में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको भी ये कंट्रोल कर रहा है। और इसके साथ साथ ये एग प्रोडक्शन लोअर्ड है यानी कि नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा कम होना चाहिए, उसको भी कंट्रोल करने का काम यहां पर किया जा रहा है एक ही जीन के द्वारा। और वो जीन कौन सा है, तो वो जीन है रिसेसिव जीन ऑफ वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग्स का जो जीन है वही सारे लक्षणों को, सारे कैरेक्टरों को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं जीन ऑफ कॉटन। नंबर 3 में हम लोगों के पास क्या था, जीन ऑफ कॉटन। नंबर 3 में हम लोगों के पास है जीन ऑफ कॉटन। जीन ऑफ कॉटन का अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, जीन ऑफ द लेंथ इन कॉटन, जीन ऑफ लेंथ, जीन फॉर द लेंथ इन कॉटन, जीन फॉर लेंथ इन कॉटन, जीन फॉर लेंथ इन कॉटन। कॉटन में जो लेंथ जीन है ये किस किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, तो हाइट ऑफ प्लांट, कॉटन का जो हाइट है, हाइट ऑफ प्लांट को ये कंट्रोल कर रहा है नंबर 1 में। नंबर 2 में भी दूसरा अगर बात करें, साइज ऑफ बॉल, बॉल कहने का मतलब है यहां कॉटन बॉल से,
बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताया गया है कि कॉटन जो है वो क्या होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में आता है। जब वो बॉल मैच्योर होगा तो उसके नीचे कॉटन आता था और वो जो है वहां से उसके बाद मैच्योरेशन के बाद वो ब्लास्ट होता था बॉल और वहां से कॉटन बाहर आ जाता था। तो यहां पर साइज ऑफ बॉल, इसके बाद साइज ऑफ बॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ ये नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल, और इसके साथ जो है ये क्या करता है, वियाबिलिटी ऑफ सीड, वियाबिलिटी ऑफ सीड को भी ये क्या करता है, सीड वियाबिलिटी को भी ये क्या करेगा, कंट्रोल करता है। चलिए, तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स और वियाबिलिटी ऑफ सीड को कंट्रोल करेगा एक ही जीन, और वो जीन कौन सा है, जीन फॉर लिंट इन कॉटन। कॉटन में जो लिंट जीन है वो इस सब कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि एक ही जीन इतना सारा कंट्रोल, इतने सारे कैरेक्टरों को कंट्रोल कर रहा है, और इस कंडीशन को, इसी कंडीशन को हम लोग प्लियोट्रॉपी नाम देते हैं, और इस जीन को हम लोग नाम देंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। तो ये 3 एग्जांपल प्लांट में हम लोग, प्लांट में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखे। अब हम लोग ह्यूमन में इसका एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि ह्यूमन में किस तरह से प्लियोट्रॉपी जो है वो शो होता है। चलिए बढ़ते आगे, प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमंस टॉपिक बनाते हैं, प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमंस। चलिए, प्लियोट्रॉपिक इन ह्यूमन टॉपिक बना गया एग्जांपल में। तीसरा नंबर, पहले जो है कॉटन में देखे, उसके बाद हम लोग ड्रोसोफिला में देखे, और फिर अब जो है पहले सबसे पहले गार्डन पी में देखे, फिर ड्रोसोफिला में देखे, फिर कॉटन में देखे, और अब हम लोग जो है ह्यूमन में प्लियोट्रॉपिक जीन का जो है एग्जांपल देखने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहला बात है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया का चर्चा हम लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया में हम लोगों को पता है कि हमारा जो आरबीसी है, ये अगर मान लेते हैं कि ये हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर है, इसके नीचे हीमोग्लोबिन है, यहां पर क्या होगा कि यहां पर इस हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदलेगा। यहां पर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बदलता है, यानी कि ग्लूटामिक एसिड के जगह पर वैलिक एसिड नंबर 6 पे जो हीमोग्लोबिन का जो चेन है उसमें ग्लूटामिक एसिड के जगह पर क्या होता है, वैलिक एसिड आ जाता है। एक बात। दूसरा बात, ये काम होने के कारण जो हमारा आरबीसी है इसका शेप हो जाता है इस तरह से सिकल शेप्ड, यानी कि 2 तरह का चेंज कंट्रोल कौन किया, सिकल सेल एनीमिया जिसके कारण हो रहा है, जिस जीन के कारण 2 कैरेक्टर को कंट्रोल किया। क्या सब वो कैरेक्टर है, तो नंबर 1 में कि सर हीमोग्लोबिन का क्या, हीमोग्लोबिन का जो चेन का स्ट्रक्चर है वो बदल गया, और दूसरा जो है वो क्या हुआ है कि आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हुआ है, चेंज हो चुका है। बात समझ गए। तो इस तरह से ये सिकल सेल एनीमिया जो है इस तरह से प्लियोट्रॉपिक शो करता है। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ध्यान देंगे ये सारा का सारा डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव जो जीन है उसी के कारण ये सारा डिजीज होगा, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे वो फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, चाहे वो कार्टेगनर सिंड्रोम हो, या फिर चाहे वो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। ये चारों ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के कारण क्या होता है, हम लोगों में होता है। चलिए बढ़ते आगे जरा। फिनाइल कीटोन्यूरिया का बात सबसे पहले जो है हम लोग कर लेते हैं। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में बात करें तो सबसे पहला चीज ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि मेटाबॉलिज्म से संबंधित किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम यहां होना है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म के बारे में आप पहले से जान रहे हैं। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन फाउंड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन फाउंड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और यहां पर क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही क्या होगा, इफेक्ट होगा। देखते जरा किस तरह से। लैक ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू एबनॉर्मल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 12। 12वें नंबर पर जो क्रोमोसोम है वहां पर से कुछ एंजाइम के सिक्रीट नहीं होने के कारण ये डिजीज होता है। देखते हैं, अभी हम लोग एंजाइम का भी नाम देखेंगे और उसके बाद उसका काम भी हम लोग देखेंगे। अफेक्टेड बेबीज आर नॉर्मल एट बर्थ but within a few weeks there rise in plasma phenylalanine level which impairs brain development।
समझ गए बात को। फिनाइल एलानिन इस मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया जिस बच्चे में होगा वो जन्म के समय क्या है, नॉर्मल है, लेकिन जब वो कुछ समय के बाद उसके बॉडी में फिनाइल एलानिन, ये एक एमिनो एसिड है, फिनाइल एलानिन का मात्रा बढ़ेगा तो उसका ब्रेन जो है वो क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जो नॉर्मल फंक्शन उसका होना चाहिए था वो फंक्शन शो नहीं करता है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए कि ये हो क्यों रहा है, अब इसके बारे में समझिए। इट रिजल्ट इन हाइपर फिनाइल एलिमीनिया व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ फिनाइल एलानिन, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड। इसमें होगा क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलिमीनिया होगा, फिनाइल हाइपर फिनाइल एलिमीनिया। हाइपर कहने का मतलब, हाइपर मतलब ज्यादा, यानी कि फिनाइल एलानिन जो है उसका मात्रा यहां क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका मात्रा वहां क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए देखिए जरा आगे बढ़ते हैं यहां पर फिनाइल कीटोन्यूरिया में और देखते हैं आगे कि क्या हो रहा है फिनाइल कीटोन्यूरिया में। फिनाइल कीटोन्यूरिया में एक जो है सबसे बड़ा समस्या वो ये है कि यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है जिसका काम होता है लीवर में, ये फिनाइल एलानिन को क्या करता है कि टायरोसिन में बदलता है। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो क्या कहा गया कि जो फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, यहां पर हम लोगों के बॉडी में फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन है। ये क्या करता है, फिनाइल एलानिन जो है ये बदलता है किसमें, तो बदलता है यहां पर, यहां नीचे लिखते हैं हम लोग टायरोसिन में। ये बदलता है किसमें, टायरोसिन में, टायरोसिन। ध्यान देंगे यहां से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ एक साथ निकल करके सामने आएगा आपके। फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने का काम करता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, नाम याद रहना चाहिए आपको, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब ध्यान देंगे कि ये जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया में इसी एंजाइम का हो जाएगा डिफिशियंसी, जिसके कारण होता क्या है कि ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता है और ये हमारे बॉडी के लीवर में स्टोर होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये क्या होता है कि ब्रेन में भी जाकर के जमा होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला बात ये हुआ जिसके कारण ब्रेन में इसके जमा होने के कारण, एसिडिक एक्टिविटी के कारण, एसिड के जमा होने के कारण, एमिनो एसिड है, तो ये क्या होता है कि ब्रेन जो है उसका फंक्शन रिटार्ड होना शुरू हो जाता है। दूसरा अगर बात देखें तो टायरोसिन का एक और इफेक्ट, साइड इफेक्ट इसके डिफिशियंसी का है कि टायरोसिन ही हमारे बॉडी में मेलानिन का फॉर्मेशन करता है, जिसका काम है हमारे बॉडी में पिगमेंटेशन का। मेलानिन ही क्या करता है, पिगमेंटेशन का काम करता है। इसके अलावा मेलानिन, अब देखिए जरा यहां पर क्या होगा, ये हो गया मेलानिन पिगमेंट का होगा डिफिशियंसी। इसके साथ साथ ये जो टायरोसिन है इसका एक और फंक्शन होगा कि ये डोपा का फॉर्मेशन करता है। डोपा कहने का मतलब डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, डोपा डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, फुल फॉर्म याद रखेंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसिटाइल फिनाइल एलानिन। ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसिटाइल फिनाइल एलानिन है ये आगे चल करके क्या करता है, फॉर्मेशन करता है डोपामीन का। अब देखिए, और यही डोपामीन फिर जब आगे चलेगा कुछ समय के बाद ये फॉर्मेशन करता है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का। एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। बात समझे, ये क्या करता है, डोपा फॉर्मेशन किया किसका, डोपामीन का, और डोपामीन ही आगे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन का करता है फॉर्मेशन, जिसका यानी कि एक केवल टायरोसिन के नहीं बनने के कारण बॉडी में कितनी तरह का प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है, ये हम लोगों के सामने है। अब देखिए जरा
यहां पर इट रिजल्ट इन हाइपर फिनाइल एलानिमिया which is characterized by accumulation of excretion of phenylalanine, phenyl pyruvic acid and related compound। ये बता ही दिया गया आपको। यूजुअली बाय 6 month of life सीवियर मेंटल रिटार्डेशन बिकम इविडेंट। पहले ही बता दिया गया आपको कि फिनाइल एलानिन जब क्या होगा कि ब्रेन में स्टोर होगा तो इसके कारण मेंटली रिटार्डेशन जो इसका समस्या हम लोगों को झेलना पड़ सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, if these children are not treated, about 1/3 of these children are unable to walk and 2/3 cannot talk। यानी कि अगर इसका इलाज सही समय से नहीं किया गया समय रहते तो 1/3 जो है वो चल नहीं सकता है और 2/3 जो है वो क्या कर सकता, बात नहीं कर सकता या बोल नहीं सकता है। अदर सिम्टम्स आर मेंटल रिटार्डेशन, डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ हेयर एंड स्किन। ये सारा समस्या यहां पर हो सकता है किसमें, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में। आपको याद रहना चाहिए, याद केवल यही रहना है कि यहां पर होगा क्या, फिनाइल कीटोन्यूरिया में एक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के डिफिशियंसी के कारण फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता है। टायरोसिन के नहीं बदलने के कारण जो है मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा और साथ में डोपा नहीं बनेगा। डोपा नहीं बनने के कारण डोपामीन नहीं बनता है और डोपामीन नहीं बनने के कारण एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होगा और इसके सिक्रीशन नहीं होने के कारण मेंटली रिटार्डेशन का समस्या झेलना पड़ सकता है। तो यही कहानी है फिनाइल कीटोन्यूरिया का। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग कहां, तो आगे आ जाते हैं हम लोग कार्टेगनर्स सिंड्रोम। ध्यान देंगे जरा इस सिंड्रोम में होता क्या है। फिर से वही बात, एबनॉर्मल कंडीशन इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट एंड कैरेक्टराइज्ड बाय साइटस नर्वस। साइटस नर्वस कहने का मतलब है क्या होता है कि इस डिजीज का सबसे जो बड़ा समस्या है साइटस इनवर्सस कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है जैसे हार्ट, लीवर, इस सब का जगह बदल जाएगा। बात समझ गए। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लंग्स के बीच किस तरफ, लेफ्ट साइड शिफ्ट है, लेफ्ट साइड शिफ्ट है। इस पर्सन में यहां पर जिसको इस तरह का सिंड्रोम होगा वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ गए। तो इस तरह का समस्या यहां पर देखने के लिए मिलता है। ध्यान देंगे, यही आगे लिखा हुआ होगा, देयर इज अ लेटरल डिपोजिशन ऑफ विसरा सच एज ऑफ हार्ट or the liver, abnormality in the protein structure of cilia and chronic bronchitis and sinusitis। कहने का मतलब कि यहां पर क्या होगा कि अधिक म्यूकस के सिक्रीशन के कारण, विस्कस म्यूकस के बनने के कारण क्या होता है कि यहां पर जो सीलिया या फ्लैजिला है उसका भी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और सीलिया और फ्लैजिला अगर ह्यूमन में बात करें तो कहां प्रेजेंट है, सीलिया और फ्लैजिला जनरली जो है वो या तो स्पर्म में प्रेजेंट है या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां प्रेजेंट है। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का सीलिया, अगर मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि ये रहा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां ध्यान दीजिए, और यहां पर ये अगर इसका सीलिया है तो यहां क्या होगा कि इतना विस्कस म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाएगा कि इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और बॉडी जो है वो क्या होगा कि यहां पर किसी तरह का एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। और साथ में अगर स्पर्म ब्रोंकाइटिस का समस्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने के लिए मिलेगा। और अगर ये स्पर्म का सीलिया और फ्लैजिला अगर इफेक्ट होता है तो उसके कारण ऐसा हो सकता है कि क्या हो, इनफर्टिलिटी लीड हो जाए। बात समझ गए, या स्टेरिलिटी लीड हो जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। These patients lack dynein protein in all their ciliated and flagellated cell, redraining these structure immotile। सीलिया और फ्लैजिला क्या हो जाएगा, इमोटाइल हो जाएगा। Males with disease are sterile and the susceptible to bronchital infection। ये सब कुछ आपको पीछे ही बता दिया गया है। आगे बढ़िए। एंड 50% चांस ऑफ हैविंग देयर हार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, राइट साइड पहले बता दिए, लेफ्ट साइड हम लोग का हार्ट होता है, लेकिन इस डिजीज में क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो सकता है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग डेक्स्ट्रोकार्डिया।
बात समझ गए? इसको क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये सारा एग्जांपल है किस चीज का? प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। यहां देखिए, यहां देखिए मेलानिन इफेक्ट है, डोपामिन इफेक्ट है। यहां पर देखिए कि ब्रोंकाइटिस हो सकता है, यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इफेक्ट है। और ये सब कौन कर रहा है? एक ही जीन में कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हम लोग इसलिए क्या क्या किसके एग्जांपल में रखते हैं? प्लियोट्रॉपी के प्लियोट्रॉपी वाले जीन में हम लोग इसको रखते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आ जाते हैं कहां? सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का बात करें तो ये भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। चैप्टर के टॉपिक के शुरुआत में ही कहा गया ये सारा डिजीज जो है रिसेसिव जीन के ही कंट्रोल में होता है। चलिए, द जीन स्पेसिफिक एंजाइम दैट प्रोड्यूस अ यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन, दिस ग्लाइकोप्रोटीन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस विद एबनॉर्मल हाई विस्कोसिटी. Viscous mucus interfere with the normal functioning of several exocrine glands, include those in the skin, lungs, liver and pancreas. ये वाला कंडीशन क्या होता है? आपको यहां भी देखने के लिए मिल सकता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। ध्यान दीजिए, एबनॉर्मलिटी हाई लेवल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड अकर इन स्वेट एंड म्यूकस, स्टेगनेंस इन ट्यूब्यूल्स ऑफ द लंग्स व्हिच फ्रीक्वेंटली बिकम इन्फेक्टेड गिविंग राइजिंग टू ब्रोंकाइटिस। यहां भी क्या हो सकता है? यहां भी ब्रोंकाइटिस देखे थे और यहां भी क्या हो सकता है? ब्रोंकाइटिस होगा। यहां पर हम लोग ये देखे थे कि यहां जो म्यूकस बन रहा था वो इसका जो प्रोसेस फंक्शनिंग था उसको स्लो कर दिया था। और ये इतना ज्यादा यहां पर सिस्टिक फाइब्रोसिस में इतना मोटा, विस्कस मतलब मोटा, गहरा या गाढ़ा कह सकते हो, गाढ़ा विस्कस का फॉर्मेशन होगा कि ये क्या करेगा? इसके फंक्शन को फिर से ब्लॉक कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन के एब्सेंस के कारण। सिक्रेटिंग सेल इन लीवर एंड पेनक्रियाज आर डैमेज्ड, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फैट इमल्सिफाइंग एजेंट। इसके अलावा आपको यह भी देखने के लिए मिलेगा कि यहां पर कुछ एंजाइम जो है वो क्या होगा कि फैट के इमल्सिफिकेशन में जो काम कर रहा है उस एंजाइम का भी सिक्रीशन क्या होता है? कम हो जाता है। बात समझ गए? चलिए, जिसके कारण क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कमजोर होगा, काम नहीं करेगा और इसके साथ साथ फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा और साथ में जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंस है या एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो प्रोसेस है वो क्या होगा? काम करना बंद कर देता है। तो ये कहानी है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमन का जो है एग्जाम्पल यही है। यही सारा कहानी है प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमन का। चलिए, आगे के क्लास में हम लोग, आज के लिए इतना ही, आगे के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तब तक के लिए इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।